हेलो दोस्तों, मेरी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कि प्रायः एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाते हैं। अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय। अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का तात्पर्य यह है दोस्तों कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करते हैं। इसके बाद आर्टिकल 163 में राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। प्रत्येक राज्य में 163 आर्टिकल के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। जिसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री का पद का वर्णन है। आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक राज्यपाल होता है, एक विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। एक क्या होता है? विधान परिषद। तो विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल का वर्णन 153 अनुच्छेद में किया गया है। विधानसभा का वर्णन 170 अनुच्छेद में किया गया है। 170 अनुच्छेद में किया गया है और विधान परिषद का वर्णन 171 अनुच्छेद में 169 आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषद का सृजन तथा समाप्ति। आर्टिकल 169 के तहत ही राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व आ सकता है या राज्य से विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि 169 आर्टिकल के तहत यदि राज्य विधानसभा चाहेगी तो उस राज्य में विधान परिषद का अस्तित्व आ सकता है, यानी विधान परिषद का गठन हो सकता है। यदि उस राज्य में विधान परिषद कार्यरत है, अस्तित्व में है, तो यदि राज्य विधानसभा चाहेगी उसको हटाना तो राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर उसे हटा सकती है।
तो यहाँ याद रखना है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये 169, राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसका समाप्ति। इसके बाद आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। विधानसभा जो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन होते हैं, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन होते हैं विधानसभा, और विधान परिषद राज्य विधानमंडल के उच्च सदन होते हैं। विधान परिषद राज्य विधानमंडल के उच्च सदन होते हैं, और राज्य विधानसभा जो है विधानमंडल के निम्न सदन होते हैं। राज्य विधानसभा जो है ये अस्थाई सदन होता है, अस्थाई होता है, यानी बीच में ही यह भंग हो सकती है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है जो कि भंग नहीं होता है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ याद रखना है दोस्तों, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है, यह सिर्फ 6 ही राज्यों में अस्तित्व में है। विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में अस्तित्व में है, प्रत्येक राज्य में नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 171, आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन मिलता है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन मिलता है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन मिलता है। इसके बाद आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 के तहत राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। तो दोस्तों, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, राज्य विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 178 में किया गया है। आर्टिकल 182, आर्टिकल 182 में राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 182 में राज्य विधान परिषद जो विधानमंडल के उच्च सदन होते हैं, इसमें एक सभापति और एक उपसभापति होगा। एक सभापति और एक उपसभापति होगा, जो कि अपने सदस्यों में ही निर्वाचित होंगे। इसके बाद आर्टिकल 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तब राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश एक कानून की तरह ही कार्य करता है। आर्टिकल 214 के तहत राज्य में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 214 के तहत राज्य में हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 25 हाई कोर्ट कार्यरत हैं। इसके बाद आर्टिकल 243 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 243 पंचायतों के विषय में बताता है। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्य सूची में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है,
लेकिन जब राज्य सूची का विषय राष्ट्रहित के लिए हो जाता है तब उस विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को हो जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्य सूची पर अधिनियम बनाने का अधिकार 249 के तहत किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के अंतर्गत दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में कहा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। राज्यों में मजबूती को बनाए रखने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। 280 अनुच्छेद, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन के बारे में उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 280 के तहत क्या मिलता है दोस्तों? वित्त आयोग का गठन के बारे में वर्णन मिलता है। वित्त आयोग में केंद्रीय और राज्य के बीच जो वित्त का जो बंटवारा होता है उसके बारे में वर्णन मिलता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 साल के लिए गठित की जाती है और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यह 280 वित्त आयोग का गठन। इसके बाद आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें संघ लोक सेवा के अंतर्गत आ जाता है आपका यूपीएससी जो केंद्रीय लेवल का होता है, और राज्य लेवल में आ जाता है पीसीएस जो कि बिहार के लिए बीपीएससी, झारखंड के लिए जेपीएससी, उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीएससी आता है। तो याद रखना दोस्तों, 315 आर्टिकल के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आर्टिकल 325 में मतदाता सूची के बारे में प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची यानी मतदाता लिस्ट जारी करेगा। यह आर्टिकल कितना में है? 325 में है। इसके बाद आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार। आर्टिकल 326 में क्या है दोस्तों? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का उल्लेख मिलता है आर्टिकल 326 के तहत, यानी वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यह पहले 21 वर्ष था और उसमें घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ जिसमें कि वोट देने का अधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष थी और उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। दोस्तों याद रखना है, आर्टिकल 326 के तहत वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 330 को जानेंगे दोस्तों। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC/ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति
2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो दोस्तों याद रखना है, आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता है। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा में SC ST का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 332 में राज्य विधानसभा में SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 333 में कहा गया है दोस्तों, विधानसभा में यानी राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेगा कौन? राज्यपाल। राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करेगा? राज्यपाल। तो याद रखना दोस्तों, 333 में राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? 343 में। दोस्तों बैक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख कितनी अनुसूची में मिलता है? 8वीं अनुसूची में मिलता है, और उसी का जो वर्णन किया गया है 343 अनुच्छेद में मिलता है। तो याद रखना दोस्तों, 343 में केंद्र की यानी संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद आर्टिकल 351 में दोस्तों हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उत्थान के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 351 में कहा गया है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वह मातृभाषा में ही देना आवश्यक है, और हिंदी का जितना प्रसार हो सके, उत्थान हो सके, उन्नति हो सके, इसके बारे में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 352 दोस्तों, आर्टिकल 352 में आपातकाल के बारे में वर्णन मिलता है। दोस्तों आपातकाल 3 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, और एक वित्तीय आपात होता है। आर्टिकल 352 में कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस में किया गया दोस्तों? आर्टिकल 352 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है दोस्तों जब राज्यपाल को स्टेट में लगता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तब राज्यपाल एक लिखित सूचना राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। तो दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 360 को जानेंगे दोस्तों। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है। इसके अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, लेकिन यह बड़े सुख की बात है कि अब तक हमारे भारत में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुई है। अब तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुई है। तो वित्तीय आपात का वर्णन कितना अनुच्छेद में है दोस्तों? 360 में है। इसके बाद आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।